आज का हमारा मूवी होने वाला है चेन्नई वर्सेस चाइना, जो 2011 में आया था। मूवी की शुरुआत में हम बोधिधर्मन को देखते हैं, जो पल्लव राजा के तीसरे राजकुमार हैं। उनका ये साम्राज्य है जहां पर मार्शल आर्ट और दूसरे कलाओं के साथ साथ औषधियों का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जानलेवा बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है और बोधिधर्मन को सम्मोहन कला में महारत हासिल है। उन्होंने मार्शल आर्ट के साथ साथ पंच तत्वों को भी अपने वश में करना सीख चुके हैं और उन्होंने देवी सिद्धियों को भी हासिल किया है। राजमाता के निर्देशानुसार उन्हें चीन जाना था और वे उस दिन चीन के लिए रवाना हुए। 3 साल के कठिन सफर के बाद वे चीन पहुंच जाते हैं, जहां पर वे नान्य नाम के गांव में जाते हैं। वहां के ज्योतिषियों के अनुसार उस गांव में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोधिधर्मन उस गांव में प्रवेश किए, लेकिन गांव वालों ने बोधिधर्मन को ही संकट समझने लगे और वे लोग बोधिधर्मन को उस गांव में प्रवेश करने नहीं दिए। उनके चले जाने से गांव वालों को लगा कि अब संकट वहां से जा चुका है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक खतरनाक महामारी उस गाँव में आने लगा, जिससे कई लोगों की जान जाने लगा। वे लोग उनको कपड़े में लपेटते और एक गुफा में जाकर छोड़ देते हैं। बोधिधर्मन हर कला में महारत हासिल किए थे। वो उस बच्ची के लिए जड़ी बूटी तैयार करते हैं और उस बच्ची के ऊपर लगाते हैं, जिससे वो बच्ची ठीक भी हो जाती है। अगले दिन बोधिधर्मन उस गांव में पहुंच जाते हैं। वे उन सभी गांव वालों को उस खतरनाक महामारी से अपने जड़ी बूटी और औषधियों की मदद से उन सभी का इलाज करते हैं और वे चीन में रहने वाले चिकित्सकों को औषधियों की विशेषता भी सिखाते हैं। गाँव वाले फिर से सुखी से रहने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद एक और संकट आया, जिसमें वे लोग इंसान के रूप में हैवान थे। बोधिधर्मन मार्शल आर्ट में महारत हासिल किए थे, इसलिए वे उन सभी को मारते हैं और उस गांव से भगा देते हैं। और फिर गांव वाले मांग करते हैं कि हमें भी मार्शल आर्ट सीखना है। बोधिधर्मन उन सभी गांव वालों को मार्शल आर्ट और कुंफू सिखाते हैं। वे उन्हें अपनी हर एक कला सिखाते हैं। फिर कई साल बाद जब बोधिधर्मन वापिस अपने वतन जाने वाले थे, तभी ज्योतिषियों ने फिर से भविष्यवाणी की और उन्हें पता चला अगर बोधिधर्मन गाँव छोड़कर बाहर गए तो फिर से इस गाँव में संकट आ जाएगा। इसलिए गाँव वालों ने उस रात बोधिधर्मन के खाने में जहर मिला दिए ताकि उनके शरीर को इस गाँव में दफन किया जा सके। बोधिधर्मन इस बात को भलीभांति जानते थे और उन्होंने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिए। फिर गांव वालों ने उनके शरीर को उस गांव में दफन कर दिए। कई सालों के बाद का दिन, चाइना में कई सारे जगहों पर बोधिधर्मन का मंदिर बनाकर उन्हें पूजा जाता है। चाइना, जापान, थाईलैंड और कई सारे देशों में उन्हें पूजा जाता है। फिर चाइना के खुफिया एजेंसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रहा होता है। यहाँ पर चाइना के स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर शाओलिन टेम्पल के बेस्ट स्टूडेंट, जिसका नाम डोंगली होता है, वो भी वहाँ पर बैठा होता है। वे लोग कई सालों के बाद बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन रेड मिशन क्रिएट किए होते हैं, जिसमें उनका मिशन इंडिया के खिलाफ रहता है। अगर उनका ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो वे इंडिया के लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक मुसीबत है, इंडिया की एक लड़की जिसका नाम सुधा है, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही है और अगर उसका रिसर्च कामयाब होता है तो उनका ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसीलिए वे लोग डोंगली को इंडिया में भेजते हैं उस लड़की को मारने के लिए। डोंगली मार्शल आर्ट और सम्मोहन कला में एक्सपर्ट रहता है। फिर हमें इंडिया को दिखाया जाता है। 93 डेज पहले हम अरविंद नाम के लड़के को देखते हैं, जिसका चेहरा सेम टू सेम बोधिधर्मन से मिलता है। वो सर्कस में काम करता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च से आई होती हैं। उनमें सुधा भी होती हैं, जो बोधिधर्मन के ऊपर रिसर्च कर रही होती हैं। वे लोग उस सर्कस से 1000 रुपए में बंदर ले जाने के लिए आए होते हैं ताकि वे लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सके, लेकिन सर्कस का मालिक उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि वो इतने कम पैसों में नहीं देना चाह रहा होता है। और तभी अरविंद सुधा को पसंद करने लगते हैं। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अरविंद जब रोलर कोस्टर में राइड कर रहा होता है, तब वो सुधा को देखता है उनकी सहेली के साथ। वो उससे बात करना चाह रहा होता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं उनके मोबाइल फोन को चुरा लूं। वो चोरी चुप के उनके मोबाइल फोन को किसी तरीके से चुरा लेते हैं। फिर उसके मोबाइल फोन में कॉल आता है। उसे मालूम था कि वो जरूर अपने मोबाइल फोन में कॉल करेगी। सुधा उसे लोकेशन, डेट और टाइम भी बताती है ताकि वो अपने मोबाइल फोन को ले सके। अगले दिन वो पहुंच जाती है स्काई वॉक मॉल में। अरविंद पहले से ही वहाँ आ चुका रहता है। अरविंद उसे मोबाइल फोन देता है और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाता है। अरविंद उससे प्यार करने लगा था। कुछ दिन बीत जाता है। अरविंद उसे प्रपोज करने का प्लानिंग बनाता है। जब सुधा अरविंद को रात में घर छोड़ती है, तब अरविंद के चाचा उसे बताते हैं, ये लड़की 1.5 साल पहले हमारे गाँव आई थी और हमारे परिवार के सभी लोगों के DNA टेस्ट की थी। वो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी। ये सुनने के बाद अरविंद तुरंत ही अपने बाइक को लेकर सुधा के घर चला जाता है। अरविंद पूछता है, तुम मुझे 1.5 साल से फॉलो क्यों कर रही हो। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उसके घर के अंदर चला जाता है। वो देखते हैं उसकी तस्वीरें, स्केलेटन, ब्लड, सभी चीजों के ऊपर वो रिसर्च कर रही होती हैं। फिर वो कहता है, तुम अपना काम निकलवाने के लिए ये झूठा प्यार का नाटक कर रही थी। वो उसे खरी खोटी सुनाता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सुधा फिर से उसके घर में जाती है, यानी कि सर्कस में। वो उसे कुछ बताना चाह रही होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ म्यूजियम ले जाती है। वो बताती है यहाँ पर रखे हुए हर एक चीज के पीछे एक कहानी है। वो उसे बोधिधर्मन के द्वारा लिखे गए किताब
किताब को भी दिखाती हैं, जिस किताब का अरविंद से कनेक्शन है। वो कहती हैं पुराने समय का साइंस इस समय के साइंस के कंपैरिजन में 500 साल आगे था। आज के साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से 9 ग्रह पता लगाए हैं, वो भी टेलीस्कोप की मदद से। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों साल पहले से ही मंदिरों में 9 ग्रह की पूजा करते थे। फिर वो उसे अपने घर ले जाती हैं और बताती हैं मैं डीएनए से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने के ऊपर रिसर्च करती हूँ। और जब मुझे मालूम चला कि बौद्धिधर्मन ने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया था किसी भी इंसान में उनके पूर्वजों के गुण और काबिलियत को फिर से वापस लाया जा सकता है, और तब से मैंने बौद्धिधर्मन से रिलेटेड रिश्तेदारों को ढूंढना शुरू किया। फिर मुझे मालूम चला वे सब अभी भी कांचीपुरम गांव में रहते हैं। फिर मैं वहां रिसर्च करने चली गई। वो बताती हैं कि वहां मैंने तुम्हारा तस्वीर देखी जिसमें तुम्हारा चेहरा बौद्धिधर्मन से मिलता था, और मैंने तुम्हारे बालों को टेस्ट करने के लिए ले आई। फिर मुझे मालूम चला तुम्हारा डीएनए बौद्धिधर्मन के डीएनए से 83% मैच कर रहा था। फिर तब से मैंने तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया। सुधा कहती हैं हम फिर से बौद्धिधर्मन के गुण और काबिलियत को वापस ला सकते हैं। अरविंद पूछता है हम उनके काबिलियत को कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो कहती हैं बौद्धिधर्मन हर कला में महारत हासिल किए थे, उन्हें जड़ी बूटियों का विशेष ज्ञान था। हम उनकी इस काबिलियत से खतरनाक बीमारियों का इलाज बना सकते हैं। फिर 93 डेज कंप्लीट होता है। हम देखते डोंगली को जो इंडिया पहुंच जाता है। वो उस रात कुत्ते के ऊपर खतरनाक वायरस इंजेक्ट कर रहा होता है। फिर तभी पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर एक्शन सीन दिखाती हुई डोंगली उन सभी को मार डालता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम सुधा और अरविंद को देखते हैं जो मेडिकल रिसर्चर यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, जहाँ पर कई इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोग आए होते हैं। सुधा को उन लोगों से परमिशन चाहिए होता है ताकि वो अरविंद के ऊपर उन डीएनए को रिएक्टिवेट कर सके। सुधा मीटिंग अटेंड करती हैं, लेकिन वे साइंटिस्ट लोग सुधा के हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के कारण वे लोग उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और सुधा मीटिंग के बीच में ही वहाँ से बाहर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पास पुलिस वाले आ जाते हैं जो उन्हें स्टेशन ले जाते हैं। फिर पता चलता है सुधा का पड़ोसी जिसका नाम संतोष रहता है, पुलिस वाले उसे गिरफ्तार किए होते हैं। वो बताता है एक चाइनीस आदमी आया था जो सुधा के घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गया था। इतना ही नहीं, उसने संतोष को हिप्नोटाइज करके उसके बाप को मार डाला। फिर तभी डोंगली भी उस स्टेशन में पहुंच जाता है। वो नेटवर्क जैमर भी लगा देते हैं। वो धीरे धीरे करके सभी पुलिस वालों को मारने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके सुधा और अरविंद वहां से बचकर बाहर निकल रहे होते हैं। तभी सुधा सोचती है कि वो मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं। फिर वो दोनों डोंगली का पीछा करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है ये तो प्रोफेसर से मिला हुआ है। वो डोंगली प्रोफेसर को बाहर ले जाता है। तभी वो दोनों चोरी चुप के प्रोफेसर के घर में जाते हैं। वो दोनों पता लगाना चाहते हैं कि प्रोफेसर डोंगली से क्यों मिला हुआ है। जब वे उनके कंप्यूटर को चेक करते हैं तब उन्हें मालूम चलता है प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ चाइना से डिपॉजिट किया गया है। फिर वो दोनों मिलकर अगले दिन प्रोफेसर को किडनैप कर लेते हैं। वे पूछते हैं कि उसने चाइना से 300 करोड़ क्यों लिए हैं। वो अपना सारा सच्चाई बताता है। वो कहता है चाइना वाले बायोवार की मदद से इंडिया को तबाह करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने डोंगली नाम के एजेंट को इंडिया भेजा है ताकि वो वायरस को इंडिया में फैला सके। इसकी शुरुआत हो चुकी है एक कुत्ते से। अगले 60 दिनों में 30 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और इस वायरस का इलाज सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है, जो बौद्धिधर्मन द्वारा इसका इलाज बनाया गया है। फिर इंडिया लाचार हो जाएगा और तभी चाइना अपनी दवाई का ऐलान करेंगे और इंडिया को बेचेंगे। फिर चाइना अपना मांग पूरा करेगा और यही है ऑपरेशन रेड। फिर सुधा और अरविंद उससे पूछते हैं कि वो डोंगली उन्हें क्यों मारना चाह रहे हैं। वो बताता है अगर बौद्धिधर्मन की काबिलियत और गुण को वापस से लाया गया तो इसका इलाज आसानी से उसके डीएनए से बनाया जा सकता है, और चाइना वाले नहीं चाहते कि इसका इलाज किसी तरीके से इंडिया वाले बना पाए। इसलिए डोंगली सुधा और अरविंद को मारना चाहता है। वायरस अब धीरे धीरे इंडिया में फैलना चालू हो गया है। अब सब वायरस से संक्रमित होते जा रहे हैं। फिर सुधा और उसके टीम मिलकर बौद्धिधर्मन के गुण और काबिलियत को अरविंद में विकसित करने की तैयारी करते हैं। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में जाते हैं जो कुछ दिनों के लिए बंद रहते हैं। वे सब उस लैब में जाते हैं और काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बीतते जाते हैं। डोंगली उनको ढूंढने लगता है और उधर सभी लोग धीरे धीरे उस वायरस से मरते जा रहे हैं। और तभी डोंगली हिप्नोटाइज की मदद से उनके लोकेशन को ढूंढ लेता है। वो उस जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब में जाते हैं, लेकिन वे लोग उसके आने से पहले ही वहां से चले जाते हैं। वे लोग जंगल के रास्ते से होते हुए बाहर जा रहे होते हैं। तभी अचानक डोंगली उसके सामने आ जाता है। डोंगली पेड़ की मदद से गाड़ी को गिरा देता है। फिर वो अरविंद को बाहर निकाल कर मारने लगता है। फिर थोड़ी समय में अरविंद होश में आ जाता है। अब उसके शरीर में बौद्धिधर्मन का गुण और काबिलियत विकसित हो चुका है और अब अरविंद डोंगली से फाइट करने लगता है और उसकी मौत हो जाता है। अब अरविंद के डीएनए से उस वायरस का एंटीडोट बनाया जाता है और सभी पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। अब अरविंद की काबिलियत और गुण को देश को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाले संकट से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये मूवी यहीं पर समाप्त होता है।